हेलो एंड वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास बिजनेस स्टडीज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मनी मार्केट के बारे में। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो दो फंक्शंस परफॉर्म करती है, दैट इज क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड नंबर 2 इज एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इन दोनों फंक्शंस के बेसिस पे ही हम कैपिटल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अगर हम प्राइमरी मार्केट की सबसे पहले बात करें तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करा जाता है। हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, तो उसका सेकेंड नेम है न्यू इशू मार्केट। जैसे हमने जाना कि प्राइमरी मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इनको क्रिएट करा जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट की क्रिएशन होती है और इसको न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। तो इसकी फीचर्स क्या होते हैं, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला फीचर प्राइमरी मार्केट का ये होता है कि दैट इट डील्स विद द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। मतलब कि जब भी कंपनी न्यू शेयर्स या डिबेंचर्स या कोई और फाइनेंशियल एसेट्स जिनको हम सिक्योरिटी भी बोलते हैं वो इशू करती है, मतलब वो क्रिएट करती है फाइनेंशियल एसेट को, वो करती है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट में। हमें पहला फीचर क्या पता चला, दैट इट डील्स विद क्रिएशन ऑफ न्यू फाइनेंशियल एसेट्स। सेकेंड फीचर ऑफ प्राइमरी मार्केट ये होता है कि जब भी न्यू सिक्योरिटीज इशू करी जाती है तो वो डायरेक्टली इशू करी जाती है बाय कंपनीज टू इन्वेस्टर्स। थर्ड फीचर प्राइमरी मार्केट का ये होता है कि ऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी सिक्योरिटीज इशू की जाती है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट में। हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट डील करती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के साथ, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इनका इशू किया जाता है, उनको क्रिएट किया जाता है प्राइमरी मार्केट में। फोर्थ फीचर अगर हम प्राइमरी मार्केट का देखें तो प्राइमरी मार्केट के इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं, उनके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। प्राइमरी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जहां हम इन्वेस्टर्स बोले तो वो होते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, कंपनीज एंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस। जैसे हमने देखा कि जो प्राइमरी मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इन सबको जब भी कंपनी में अपने पैसे डायरेक्टली इन्वेस्ट करने होते हैं तो ये अपने पैसों से कंपनी के सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं। फिफ्थ फीचर की अगर हम बात करें प्राइमरी मार्केट में, तो प्राइमरी मार्केट में बेसिकली फंड रेज क्यों करे जाते हैं, फंड रेज करे जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्ट करा जाए या फिर एक्सपैंड करा जाए अपने बिजनेस को, या फिर डाइवर्सिफाई करा जाए। तो बेसिकली हमें पता चला कि प्राइमरी मार्केट से फंड्स इसलिए रेज करे जाते हैं क्योंकि तीन रीजंस की वजह से, दैट इज एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड न्यू प्रोजेक्ट करने के लिए। हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करा जाता है। फिर हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट के क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर था कि प्राइमरी मार्केट डील करती है विद क्रिएशन ऑफ न्यू फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब कि जब भी कंपनी को अपने शेयर्स या अपने डिबेंचर्स इशू करने होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ करती है, प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट कहलाई जाती है न्यू इशू मार्केट विच डील्स विद क्रिएशन ऑफ न्यू फाइनेंशियल एसेट्स। सेकेंड फीचर था सिक्योरिटीज इशू डायरेक्टली बाय कंपनीज टू इन्वेस्टर्स। मतलब कि यहाँ पे सिक्योरिटीज डायरेक्टली इशू करी जाती है कंपनीज से टू इन्वेस्टर्स। ऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स आर इशूड हियर। सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे कहाँ पे इशू करे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट में। नेक्स्ट था इन्वेस्टर्स आर बैंक्स, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड्स। इनके जो इन्वेस्टर्स, इनके पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, मतलब जिनको भी अपने फंड्स या कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो वो उन कंपनीज की, उन पर्टिकुलर कंपनीज की सिक्योरिटीज परचेज करके उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट था कि फंड्स आर रेज्ड फॉर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड न्यू प्रोजेक्ट। हमने पढ़ा कि प्राइमरी मार्केट से फंड्स को क्यों रेज करा जाता है, 3 रीजंस के लिए, दैट इज एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड न्यू प्रोजेक्ट। अब हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग या फिर मेथड्स ऑफ इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट कौन कौन से होते हैं, और वो होते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, नंबर सेकंड इज ऑफर फॉर सेल, देन इट इज प्राइवेट प्लेसमेंट्स, राइट्स इशू एंड EIPOs, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि जब भी स्कूल में न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो स्कूल अपना प्रोस्पेक्टस इशू करता है, वैसे ही कंपनी में जब भी कंपनी अपने न्यू शेयर्स इशू करती है वो भी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और वो प्रोस्पेक्टस जो वो बनाती है वो बेस्ड होता है ऑन गाइडलाइंस गिवन बाय सेबी एंड कंपनीज एक्ट। उन गाइडलाइंस के ऊपर, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कंपनीज अपना प्रोस्पेक्टस बनाती है।
ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वे होता है ऑफ रेजिंग फंड्स। मतलब कि ये जो प्रोस्पेक्टस बनाते हैं ये मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टाइज किए जाते हैं, जिससे कि आगे एप्लीकेंट्स को इनवाइट करा जाता है। सो बेसिकली प्रोस्पेक्टस इंक्लूड क्या करता है, जो सेबी और कंपनीज एक्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रोस्पेक्टस बनाया गया है, वो प्रोस्पेक्टस में होता क्या क्या है। उसमें बेसिकली होता है कि कंपनी के पास 3 ऑडिट रिपोर्ट्स बतानी होती है, प्लस अगर कंपनी को कोई भी लॉस हुआ है, मेजर लॉस, तो वो भी स्पेसिफाई करना होता है। कंपनीज की एक्टिविटीज क्या होंगी, कंपनी के पास्ट के बारे में स्पेसिफाई करना होता है, प्लस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है उसके बारे में भी स्पेसिफाई करना होता है। प्लस उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होती है सेलिंग और परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्लस ये भी बताना होता है कि कंपनी के पास कितने फंड्स हैं, वो कितने शेयर्स इशू कर रही है, कितने डिबेंचर्स इशू कर रही है, ये सब कुछ स्पेसिफाई करना होता है उस प्रोस्पेक्टस के अंदर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सेबी एंड कंपनीज एक्ट। सो हमने देखा कि ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस मतलब एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी जब भी वो अपने न्यू शेयर्स या डिबेंचर्स या अपनी न्यू सिक्योरिटीज इशू करती है। नेक्स्ट आता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में बेसिकली क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज होती है उनको डायरेक्टली पब्लिक को इशू ना करके कुछ इंटरमीडिएरीज जैसे कि इशूइंग हाउसेज या फिर स्टॉक ब्रोकर्स, इनको इशू करी जाती है। सो ऑफर फॉर सेल में बेसिकली जो कंपनी पूरे लॉट को एक एग्रीड प्राइस पे इंटरमीडिएरीज जैसे कि इशूइंग हाउसेस या फिर स्टॉक ब्रोकर्स, इनको सेल कर देती है। फर्दर ये जो इंटरमीडिएरीज होती है इनकी चॉइस होती है कि या तो वो उन सिक्योरिटीज को अपने पास एज एन इन्वेस्टमेंट रखें या फिर वो फर्दर सेल कर दें। अब हम इसको इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमने समझा कि ऑफर फॉर सेल में कंपनी अपने जो शेयर्स होती हैं या अपनी सिक्योरिटीज होती है वो कुछ एग्रीड प्राइस पे सेल कर देती है इंटरमीडिएरीज को, जैसे कि इशूइंग हाउसेज या स्टॉक ब्रोकर्स को। फर्दर वो एट सम प्राइस, मतलब कि ये जो प्राइस होता है ये जर्नली जिस प्राइस पे उन्होंने परचेज करा होता है उससे ज्यादा प्राइस पे सेल कर देते हैं आगे पब्लिक को या फिर अपने पास रख लेते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी के 1000 शेयर्स हैं एट अ कॉस्ट ऑफ ₹250 पर शेयर, तो कंपनी ने सेल कर दिया स्टॉक ब्रोकर को। स्टॉक ब्रोकर ने 1 महीने बाद इन शेयर्स को एट ₹275 पर शेयर सेल कर दिया, मतलब उसने जिस प्राइस पे खरीदा था उससे ज्यादा के प्राइस पे सेल कर दिया, मतलब उसको 25 × 1 लाख 25 लाख का प्रॉफिट हो गया। सो उसने प्रॉफिट के ऊपर उनको सेल कर दिया, इसे ही बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली कंपनीज की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस, इनको डायरेक्टली सेल कर देती है। ये कैसे हेल्प करता है, जब कंपनी को जल्दी फंड्स चाहिए होते हैं तो हेल्प करता है कंपनीज को कि वो जल्दी से अपने फंड्स प्रोक्योर कर सके। सो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कंपनी अपने जो शेयर्स, अपनी जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनको सेल कर देती है ताकि वो फंड्स जल्दी प्रोक्योर कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट्स इशू के बारे में। अगर राइट का मतलब हम देखें तो राइट का मतलब होता है प्रिविलेज या फिर हक। सो कंपनी जब भी अपनी न्यू शेयर्स इशू करती है तो जो उसके ओल्ड शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो उन शेयर्स को परचेज कर सके अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डिंग। सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर इशू करना उनके शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में, उसे बोलते हैं राइट इशू। नेक्स्ट आता है EIPOs, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। सो बेसिकली कंपनी EIPO के थ्रू भी कैपिटल रेज कर सकती है। EIPO एक ऑनलाइन सिस्टम होता है जिसमें कंपनी को एग्रीमेंट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ टू रेज फंड्स मतलब कि इशू करना शेयर्स को टू पब्लिक। सो EIPOs में सेबी से अप्रूव्ड जो ब्रोकर्स होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, और अगर EIPO सक्सेसफुल हो जाता है मतलब 90% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो फंड को कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फर्दर कंपनी एक रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करती है जो कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो एयरलाइंस ने EIPO के थ्रू शेयर इशू करे कारवे, जो कि सेबी अप्रूव्ड स्टॉक ब्रोकर है, उसने एप्लीकेशंस इनवाइट करी। अगर उनका जो शेयर्स जो उनकी एप्लीकेशन थी वो 90% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाती है तो मतलब उनकी सक्सेसफुल होती है उनकी शेयर्स इशू करना, तो वो जो फंड्स मिलेंगे उनको वो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर 90% से कम सब्सक्राइब होती है तो जो वो अनसक्सेसफुल हुई तो वो पब्लिक को रिफंड दे दिए जाएंगे उनके पैसे। सो फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है कि कंपनी ने 10 लाख के शेयर्स इशू करे, तो फर्स्ट सिचुएशन ये थी कि 92 लाख के लिए शेयर सब्सक्राइब करे गए। सो ये जो कि 90% से ज्यादा है तो ये सक्सेसफुल हुई तो कंपनी के अकाउंट में फंड्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
और सेकेंड सिचुएशन ये है कि अगर 10 लाख के शेयर्स थे लेकिन 70 लाख के लिए अप्लाई करा गया तो ये अनसक्सेसफुल हुई क्योंकि ये 90% से कम है। सो जो पैसा होगा ये रिफंड कर दिया जाएगा, पब्लिक को वापस कर दिया जाएगा। सो अब हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू मार्केट होते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करा जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करा जाता है, मतलब यहाँ पे सेकंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करा जाता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। यहाँ पे सिक्योरिटीज को, फाइनेंशियल एसेट्स को सेल या परचेज करा जाता है। सेकेंडरी मार्केट बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल एसेट्स को। कैसे? जैसे जिन इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में जाके उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं, या जिन इन्वेस्टर के पास फंड्स होते हैं, पैसे होते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में जाके शेयर्स को, सिक्योरिटीज को वहां से परचेज कर सकते हैं। तो वैसे ही सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल एसेट्स को। सो देखो, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो के शिवराम के पास 1000 शेयर से एट ₹800 पर शेयर। तो शिवराम ने सेकेंडरी मार्केट में जाके उन शेयर्स को सेल करना चाहा। वहीं पे कीर्ति के पास फंड्स थे तो कीर्ति ने इन शेयर्स को खरीद लिया, एट 1000 शेयर्स को परचेज कर लिया सेकेंडरी मार्केट में जाके एट 800 पर शेयर। तो शिवराम जो कि सेल करने आया था सेकेंडरी मार्केट में उसने सेल कर दिए, वहीं कीर्ति जो परचेज करने आई थी उसने सेकेंडरी मार्केट में आके शेयर्स को परचेज कर लिया। सो बेसिकली हमने जाना कि सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स होती हैं, जो सिक्योरिटीज होती हैं, उनको एक्सचेंज किया जाता है, मतलब उनको परचेज या फिर सेल करा जाता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। और हम इनके बीच में डिफरेंस करेंगे, वो इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे करेंगे, जो है नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग, लोकेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट जैसे कि न्यू इश्यू मार्केट होती है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज न्यू इशू करी जाती है। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करा जाता है, यहाँ पे सिक्योरिटीज को बाय या सेल करा जाता है। सेकेंड आता है बाइंग एंड सेलिंग। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट जैसे कि न्यू इश्यू मार्केट है, तो यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज को इशू करा जाता है, यहाँ पे सिर्फ बाइंग होती है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों होती है। नेक्स्ट है लोकेशन। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट की कोई भी स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। वहीं अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट जैसे को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, तो उसके दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जो कि दिल्ली में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि दिल्ली में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि बॉम्बे में है, एंड अगर हम गुजरात स्टॉक एक्सचेंज की बात करें जो कि गुजरात में है। तो ये पर्टिकुलर एरियाज पे पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज के प्राइस होते हैं वो डिटरमाइन, वो कौन सेट करता है? वो मैनेजमेंट सेट करती है। वहीं अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज के प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी सेट करती है, मतलब अगर जिस कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा है उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे हमने प्राइमरी मार्केट में पढ़ा था कि यहाँ पे सिक्योरिटीज डायरेक्टली सेल करी जाती है बाय कंपनीज टू द इन्वेस्टर्स, यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांजैक्शन होती है। वहीं अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो इस सेकेंडरी मार्केट में ओनरशिप विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी ट्रांसफर होती है, मतलब विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज को सेल करा जाता है। सो अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट, और हम इनके बीच में जो डिफरेंस करेंगे वो बेसिकली इन 5 पॉइंट के बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पार्टिसिपेंट्स। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज वेल एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ये दोनों होते हैं। बट लेकिन अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स। वहीं अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो हमने जैसे कि अपनी क्लास में पढ़े कि इसके 5 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के, दैट आर कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सो इसके ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट एज सिक्योरिटी इज लो, लाइक 10 और 100 रुपीज़। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है अब तो आप 1000 रुपीज़ को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर 200 या 300 रुपीज़ के होते हैं और उनकी फेस वैल्यू क्या होती है 10 रुपीज़, तो आप 1000 रुपीज़ को बहुत ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं।
वहीं अगर हम मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मनी मार्केट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जनरली इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो करोड़ में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो इनकी ड्यूरेशन होती है मीडियम और लॉन्ग टर्म, बेसिकली 1 ईयर से ज़्यादा की। लेकिन अगर हम मनी मार्केट की ड्यूरेशन की बात करें तो मैक्स टू मैक्स इनकी 1 ईयर की ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो ज़्यादा होता है, वो हाई होता है, क्योंकि ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। क्योंकि अगर जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो विद टाइम इंक्रीज ही होती है, प्लस उस पर डिविडेंड भी मिलता है और प्रीमियम भी मिलता है। वहीं अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट पर जो रिटर्न मिलती है वो लो होती है, क्योंकि ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होते हैं। क्योंकि जो कैपिटल होती है वो विद टाइम एप्रिशिएट नहीं होती, उस पर सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में हमने देखा था कि उसमें सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज नहीं होती। सो हमने इन 5 पॉइंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया कैपिटल और मनी मार्केट के बीच में। सो फाइनली कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।